नमस्कार श्रोताओं, आपने जुड़वे भाइयों, जुड़वे बहनों के ऊपर कई सारी कहानियां सुनी होंगी, पर यह कहानी आप सभी को झकझोर कर रख देगी। ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी आपने नहीं सुनी होगी। ये कहानी शुरू होती है एक उभरता हुआ एक्टर और डांसर ऋत्विक से। ऋत्विक सिटी ऑफ ड्रीम्स नामक एक लाइव थिएटर में शो करते थे। ऋत्विक महिलाओं में बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन उनकी डुएट डांसर कृति बीमार पड़ जाती है। ग्रुप के बाकी के सदस्य एक नई महिला डांसर की मांग करते हैं जो उनके साथ डुएट नृत्य कर सके। कई नर्तकियां थी जिन्हें उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन जिस दिन एक नर्तकी कंचन आई, उस दिन सबको ये विश्वास हो गया था कि उनका खोज खत्म हुआ। वो सुंदर, स्मार्ट, आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी और वास्तव में सुंदर नृत्य का प्रदर्शन कर रही थी। परिणाम स्वरूप उसी को ऋत्विक के थिएटर ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, बिना शो की तारीख बदले। शो की तारीख पास आ रही थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगने लगे, अखबारों में इनके विज्ञापन छपने लगे। लोग इसके लिए बहुत भारी संख्या में उत्साहित थे और आखिरकार शो अच्छा चला और सभी को नया कपल पसंद आया। इनकी बढ़ती लोकप्रियता देख कृति को जलन होने लगी, क्योंकि वो मन ही मन ऋत्विक को पसंद करती थी और ऋत्विक के प्रपोज करने का इंतजार कर रही थी। एक दिन ऋत्विक को पुलिस का फोन आता है जो उसे गुप्त रूप से मिलने के लिए कहता है। जब ऋत्विक पुलिस अधिकारी संजय से मिले तो संजय ने उनको समझाया कि वे अतीत में हुई 4 अलग अलग लोगों की हत्याओं की छानबीन कर रहे हैं और कंचन उन सभी के लिए एकमात्र आम कड़ी थी। उन्हें संदेह है कि इन सभी हत्याओं के पीछे कंचन है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है और इसीलिए वो ऋत्विक से मदद भी मांगता है। संजय कहते हैं कि यदि कंचन ऋत्विक पर डोरे डालती है तो उसे उसके करीब जाना और मिलना जुलना शुरू कर देना चाहिए, ताकि उस पर नजर रखी जा सके कि कहीं ये वो हत्यारी तो नहीं जिसे वो ढूंढ रहे हैं। ऋत्विक ने कहा ठीक है, वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। योजना के अनुसार कंचन और ऋत्विक ने डेटिंग शुरू कर दी और केवल ऋत्विक को ही नहीं बल्कि उनके ग्रुप के सभी को बहुत अच्छी लगने लगी। वो हमेशा दान पुण्य करने पर जोर देती थी। ऋत्विक ने भी कंचन को भिखारियों को खाना खिलाते हुए कई बार देखा था। एक दिन कंचन उदास लग रही थी। ऋत्विक ने कई बार इसका कारण पूछा। कंचन बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था और अब उसकी माँ भी मर चुकी है। वो बिल्कुल अकेली रह गई है। लोग उसे मानवता के लिए अभिशाप समझते हैं और अब वो इस तरह नहीं जी सकती और वो ऋत्विक के कंधे पर सिर रखकर रोने लगती है। ऋत्विक वास्तव में उसे समझने लगता है और उसने उससे वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और अचानक ऋत्विक को संजय का फोन आता है कि वो वहां से निकले और तुरंत उससे मिले। ऋत्विक कोई छोटा मोटा बहाना बनाकर निकल लेता है और संजय से मिलता है। संजय अपनी आगे की प्लानिंग बता ही रहा होता है कि ऋत्विक और उनके बीच कंचन के बेगुनाही को लेके बहस होने लगता है। ऋत्विक ने कहा कि वो 3 महीने से कंचन के साथ घूमा है और उसका मानना है कि कंचन निर्दोष है और पुलिस ने उसे गलत समझा। वो अपना माइक्रोफोन संजय के हवाले करके पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। इसी के साथ वो संजय से हुई सारे समझौतों को तोड़ देता है। कंचन के साथ ऋत्विक ने एक और शो किया और इसे भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस बार उन्होंने कृति के ठीक होने के बावजूद उसे नजरअंदाज कर दिया था। कृति के माता पिता हमेशा मानते थे कि कृति और ऋत्विक एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी शादी के बारे में बात करने के लिए एक बैठक आयोजित की। कृति उस दिन बहुत खुश थी। वो ऋत्विक से मिलने गई और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि ऋत्विक बाहर जाने को तैयार हो रहा था। हालांकि वो कृति को देखकर खुश था। कृति ने उससे बात करने की जिद की ताकि वो उसे खुशखबरी दे सके। कृति ने ऋत्विक से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। जवाब में ऋत्विक ने बताया कि वो कंचन के घर जा रहा है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वहां ग्रुप के बाकी सदस्य भी होंगे और वो देर नहीं करना चाहता। कृति ने ऋत्विक को समझने की कोशिश की ताकि वो उस लड़की से दूर रहे, क्योंकि उसके और ऋत्विक की शादी की बात चल रही है। ये सुनकर ऋत्विक कुछ पल तक चुप हो गया। उसकी चुप्पी देखकर कृति के मन में जिज्ञासा उमड़ने लगी।
कृति के मन में निराशा के बादल छा ही रहे थे कि ऋत्विक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या सच में हमारी शादी हो रही है? ऋत्विक ने मुस्कुराते हुए पूछा। कृति के भी जान में जान आई और उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। कृति ने उससे कंचन और उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो ऋत्विक ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, कंचन मेरी अच्छी दोस्त है, बिना कंफर्ट लेवल के साथ काम करना मुश्किल होता है ना। पर तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मुझे हमेशा से ही तुम पसंद थी? ऋत्विक ने कृति से शादी का वादा किया और उसने उसे अपने साथ कंचन के घर चलने के लिए मनाया। उसके बाद वो दोनों एक कार में बैठकर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे, कृति को एक कॉल आता है। उसने अपने मोबाइल को देखकर कॉल को अटेंड किया और उसने ऋत्विक को इस बीच कंचन के घर जाने के लिए कहा। ऋत्विक कंचन के घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि इस बीच कंचन के व्हाट्सएप में एक अननोन नंबर से एक ऑडियो आता है। ये वही ऑडियो था जहां ऋत्विक ने कंचन को सिर्फ एक दोस्त बताया था। असल में वो अननोन नंबर कृति का ही था, जिसने ऋत्विक का ऑडियो रिकॉर्डिंग कंचन को व्हाट्सएप किया था। जैसे ही ऋत्विक अंदर गया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन कंचन ऋत्विक को देखकर बहुत खुश लग रही थी। वो उसे अपने कमरे की सजावट दिखाने के लिए ले गई और केक तैयार करने तक इंतजार करने को कहा। कृति ऋत्विक को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन साइलेंट था। कृति गहरी सांसें लेने लगती है। वो कंचन के घर की तरफ भागती है और दरवाजा खोलती है। ऋत्विक वहां सोफे में बैठा इंतजार कर रहा था और कंचन केक तैयार कर रही थी। और फिर बाकी सारे ग्रुप के सदस्य वहां आ जाते हैं। कृति भौचक्का रह जाती है। थिएटर ग्रुप के सदस्य उनसे पूछते हैं कि सब ठीक तो है। कृति कंचन की तरफ एक तक देखती रहती है। ऋत्विक सोच में पड़ जाता है कि अब क्या होने वाला है। कृति कंचन के करीब जाकर कहती है, मुझे माफ कर दो कंचन, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। ये सब उस पुलिस इंस्पेक्टर संजय का खेल था। बस इतने में संजय वहां आ जाते हैं और कंचन को पूरी बात समझाकर माफी मांगते हैं। कंचन तुरंत उन्हें माफ कर देती है और वहां पहुंचे सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है। लेकिन उसके बाद जब ऋत्विक और कृति घर जाने के लिए कार को स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एहसास होता है कि उनका ब्रेक फेल है। ऋत्विक और कृति दोनों घबरा जाते हैं। ऋत्विक सड़क पर अपना पूरा ध्यान लगाते हुए कभी इधर मुड़ते हैं तो कभी उधर। ट्रैफिक को चीरते हुए गाड़ी चली जा रही थी, पर मौका देख के ऋत्विक ने एक रेत के ढेर में अपनी गाड़ी दे मारी। जान तो बच गई, पर चालान जरूर काटा गया। अगले दिन शाम के समय ऋत्विक को संजय का फोन आया। संजय ने साफ साफ शब्दों में कहा, ऋत्विक, खतरा अभी टला नहीं है। जिस दिन कंचन ने अपना जन्मदिन मनाया, बस इतना बोलकर नेटवर्क समस्या के कारण कॉल बंद हो गया। अचानक बिजली गुल हो जाती है। ऋत्विक अपना मोबाइल टॉर्च चलाकर बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उस टॉर्च की रोशनी में देखता है कि कंचन उसे मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू लेकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ तेज गति से बढ़ती जा रही है। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए देखना मुश्किल था। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। ऋत्विक देखने के लिए फिर से मोबाइल खोलता है। तभी वो देखता है कि रूम के कोने से कंचन फिर से उसकी तरफ भागती है। ऋत्विक तुरंत ही बाहर निकलकर अपना दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है, पर इस झड़प में उसका एक हाथ चाकू से लहूलुहान हो जाता है। उसने फिर से अपने मोबाइल टॉर्च को ऑन किया और फिर से देखा कि जिस कंचन को वो रूम में लॉक करके खुश हो रहा था, वही कंचन बाहर से उसकी तरफ झपट जाती है। अब वो मोबाइल उसके हाथ से छूट जाता है। कंचन चीखते चिल्लाते हुए ऋत्विक को कुछ हद तक घायल तो करती है, पर इसी बीच ऋत्विक के अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ के संजय अंदर आ जाते हैं और मेन स्विच ऑन कर देते हैं। हवलदार कंचन को पकड़ तो लेते हैं, पर ऋत्विक के बेडरूम का दरवाजा खोल के उनको ये पता चलता है कि कंचन अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी जुड़वा बहन भी थी, जो हूबहू कंचन जैसी दिखती थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले दिन संजय उनको बताता है कि कंचन और उसकी बहन रंजना की मां तभी चल बसी थी जब ये लोग 10 साल के थे। तब से वे दोनों अनाथ आश्रम में एक साथ थे। उनका गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा हुआ रहता था।
वे आपस में अपने द्वारा इजाद की गई भाषा में बात करते थे। वे रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हत्या का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब एक बहन को राजीव से प्यार हो गया था और उस आदमी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। फिर दोनों बहनों ने मिलकर उसे मार डाला। इस तरह उन्होंने 4 पीड़ितों को मार डाला था और ऋत्विक 5वां था। दोनों में एक बहन की पहचान हमेशा गुप्त रहती थी। पुलिस ने कंचन द्वारा की जाने वाली सभी कॉल की बातें रिकॉर्ड की, लेकिन वो एक विशेष नंबर पर कॉल करती थी जहां वो बिल्कुल अलग भाषा में बात करती थी, इसलिए इसे समझ पाना मुश्किल था। जिस दिन कंचन ने ऋत्विक को जन्मदिन के लिए आमंत्रित किया, वो उसका वास्तविक जन्मदिन नहीं था। वो असल में कंचन ने ऋत्विक को प्रपोज करने की योजना बनाई थी, लेकिन कंचन ने व्हाट्सएप पर ऋत्विक के कही हुई बातों को सुना। इसलिए जब संजय वहां कंचन से माफी मांगने गए, तब मौका देखकर उसकी बहन रंजना ने कार के ब्रेक को फेल कर दिया था। कंचन को अच्छे से पता था ऋत्विक को डोर लॉक लगाने की आदत नहीं थी। बस दोनों बहनों ने इसका फायदा उठाया और मौका देखकर उसके रूम में छिप गए। अंत में संजय ऋत्विक से कहते हैं कि ऋत्विक बाबू, लड़कियों से घिरे रहना सबको पसंद होता है, पर जब पुलिस किसी से सावधान रहने को कहे तो कभी भी उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय सुनने वालों, ये ऑडियो स्टोरी आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट में लिख भेजें, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम हर संडे को इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे।